हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आंसर राइटिंग से ही रिलेटेड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो एग्ज़ाम हो भी रहे हैं। तो आप सभी लोगों की एक जो प्रॉब्लम थी कि आंसर राइटिंग कैसे लिखें कि आपको एग्ज़ाम में नंबर अच्छे मिले, तो इन सभी जो प्रॉब्लम्स थी उनको मैं आज सॉल्व कर दूंगी। आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हमें लॉन्ग हो चाहे आपका शॉर्ट आंसर हो, हर एक आंसर में ये 5 बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली होती हैं। ओके, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं एक एक करके पांचों बातें आपको डिस्कस कराऊंगी। ओके, और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जितनी भी डाउट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को मैं आज इस वीडियो में ही ख़त्म कर दूं। ओके, और इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें बच्चे जो गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक्स ना करें और वो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं उन सभी को मैंने उसमें डिस्कस कराया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग में हमें कौन से ऐसी 5 बातें हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। अब स्क्रीन में आपको दिख रही हैं 5 ऐसी चीज़ें जो कि हमें हर एक आंसर में ध्यान रखने वाली होती हैं, चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो। इन पांचों पॉइंट को हम एक एक करके देखेंगे और ये देखेंगे इनको हम अपने आंसर में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन। याद रखिए, आपके जब भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, उसका हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे। क्या देंगे? इंट्रोडक्शन। शॉर्ट होगा तो उसमें हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लॉन्ग होगा तब भी हम उसमें इंट्रोडक्शन देंगे। फ़र्क इतना हो जाता है कि शॉर्ट में हम 1 से 2 लाइनों का इंट्रोडक्शन देते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में 4-5 लाइनें हो जाती हैं। ओके, इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लिखेंगे उसका मीनिंग, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन, अगर किसी फेमस राइटर की डेफिनेशन है, याद है आपको, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है, उसकी कोई कॉमन डेफिनेशन याद है, तो आप उसी को लिख दीजिएगा। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने करती हैं। ये सब आप अगर अपनी आंसर राइटिंग में, अपने आंसर में लिखते हो तो एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, पहला हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें, और उसके बाद लिखेंगे उसका मीनिंग, अर्थ और उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम जो थर्ड नंबर जो हमारा मेन बॉडी और सेक्शन। याद रखिए, बच्चे अक्सर पता है क्या करते हैं, मेन बॉडी और इनका जो मीनिंग, डेफिनेशन, ये 2 ही चीज़ें लिख के चले आते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, एग्जामिनर के पास कोई एक कॉपी नहीं होती है, बहुत कॉपियाँ होती हैं। हर एक बच्चा, जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा पढ़ के गया हो। ठीक है, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आप उन बच्चों में हो जो बहुत ज़्यादा, जिसने पढ़ाई की है और जो होशियार है, कैसे उसे पता चलेगा? वहाँ पे आप नहीं बैठे होगे, आपकी आंसर कॉपी होगी, तो आप अपनी आंसर कॉपी को जैसे उनके सामने प्रेजेंट करोगे, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट डालोगे, उसी के हिसाब से वो आपको समझेंगे कि आपको क्या आता है और आपको कितना आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले हम लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्रस्तावना कह सकते हो उसको, इंट्रोडक्शन कह सकते हो कि वो आंसर है क्या, किसके बारे में है, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लिखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेन बॉडी, यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, प्रकार या कुछ अंदर जो भी, अब क्वेश्चन आपके सामने जो आए तो उस हिसाब से देखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हम उसको लिखेंगे। वो किस सेक्शन में, अगर लॉ का पेपर है तो ये देखिएगा किस सेक्शन में है, कौन से एक्ट के तहत आता है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो जो सेक्शन आते हैं, जो जो पॉइंट आते हैं, उसके एसेंशियल एलिमेंट अगर याद है आपको, वो लिख दीजिएगा। कोई भी डेफिनेशन लिखने के बाद एसेंशियल एलिमेंट लिख दीजिएगा। वैसे ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो होंगी लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन आप ये मत सोचना कि शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब इतना हम कहाँ से लिख देंगे। लिख सकते हैं हम, शॉर्ट क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और मेन बॉडी भी लिखते हैं। ठीक है, सेक्शन भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा लिखेंगे उसमें। ठीक है, कि हमें 1 से 1.5 पेज का शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है, उस हिसाब से हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ओके, मेन बॉडी लिख ली हमने और सेक्शन लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, केसेस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपर्स होते हैं, जो इनके ज़्यादा नंबर आते हैं, वो कुछ ही चीज़ों की वजह से आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सेक्शन लिखते हैं। ठीक है, और सेक्शन को करते हैं हाईलाइट। एग्जामिनर के सामने सेक्शन पड़ेगा, उसे पता चल जाएगा कि इसे मालूम है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये
किस एक्ट के किस सेक्शन के तहत लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, केस लिखते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है केसेस, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हो, आपको केसेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। केस आप लिख दोगे, अगर केस नहीं है उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे दिया होता है ना एग्जाम्पल, दृष्टांत, इलस्ट्रेशन जो दिए होते हैं, आप उनको लिख सकते हो, ठीक है। और आप अगर सोचोगे कि पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स में इसमें हम कहाँ से केस लिख दें, एग्जाम्पल कहाँ से लिख दें, तो आप क्या करोगे, करंट में जो कुछ ऐसे इवेंट हो, करंट में कोई ऐसा फैक्ट हो, ठीक है, कुछ उससे रिलेटेड कुछ आपको अगर फैक्ट मालूम है, आप उसको लिख सकते हो। इकोनॉमिक में मिल जाएगा, सोशोलॉजी में मिल जाएगा, पॉलिटिकल में मिल जाएगा आपको। और पॉलिटिकल वालों के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकल में जो भी टॉपिक होते हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, काफ़ी टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, तो आप पॉलिटिकल के पेपर में भी केसेस लिख सकते हो। बहुत से टॉपिक मिलेंगे आपको जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे, आप उन कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस को वहाँ लिख देना, ओके। तो इससे क्या होगा, आपके पॉलिटिकल में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सच में आप चाहते हो कि आप अच्छे नंबर लाओ तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर केसेस याद ही नहीं करोगे तो वहाँ लिखोगे कैसे, ठीक है। तो अगर अच्छे नंबर चाहते हो तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। तो केसेस हो गया, केसेस नहीं आ रहा है हमें तो कोई एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हम एग्जाम्पल लिख सकते, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। लास्ट जो हमारा कंक्लूजन बहुत से बच्चे हैं जो नहीं लिखते हैं। इतना सब हम लिखने के बाद लिख देंगे कि अतः उपरोक्त तथ्यों या परिस्थितियों से पुष्टि होती है, या कह सकते हो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं। और बहुत से बच्चे निष्कर्ष लिखते ही नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में तो कभी नहीं लिखते हैं कंक्लूजन। लेकिन याद रखिएगा, आप इन सब चीज़ों को लिखिएगा, बस इनका पैरा चेंज कर देना। जैसे इंट्रोडक्शन लिखा, पैरा चेंज कर दिया, मीनिंग लिखा, डेफिनेशन लिखी, मेन बॉडी लिखी और केस लिखा, और उसके बाद आपने निष्कर्ष लिख दिया, ओके। कंक्लूजन मीन्स उसका पूरा सारांश क्या हुआ। अगर आप इन पांचों चीज़ों को आप अपने आंसर में लिखते हो तो एग्जामिनर के सामने जैसे ही आपकी कॉपी आएगी, एग्जामिनर पहले से ही समझ जाएगा कि आपको यानी बहुत कुछ मालूम है, तो बहुत अच्छे से आपके हर एक आंसर को चेक करेगा, बहुत अच्छे से आपके हर एक आंसर को देखेगा, और यकीन मानिए इस तरह से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ओके। और याद रखिएगा, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है हर एक चीज़ का, तो आप जब भी कोई आंसर लिखना, आपको कोई अगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट मालूम है, कोई केस मालूम है, इम्पॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन मालूम है, किसी इम्पॉर्टेंट राइटर की अगर डेफिनेशन याद है, तो उसको आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखिएगा, जिससे कि आपकी वो चीज़ एग्जामिनर के सामने उसकी नज़र में पड़ेगी। क्या होता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मालूम तो बहुत कुछ होता है, आंसर आता है, बहुत कुछ उनको आता है, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी पैराग्राफ के अंदर उसके अंदर लिख देते हैं कि एग्जामिनर की नज़र भी नहीं पड़ती है कि आपने इसके अंदर लिखा क्या है। तो आप कुछ भी लिखिएगा, चाहे पैराग्राफ के अंदर लिखिएगा, लेकिन इसको वहीं पे उसको ब्लैक पेन से या किसी से हाईलाइट कर दीजिएगा, तो इस प्रकार आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ओके। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप अगर जो भी बच्चा इन पांचों बातों को इम्प्लीमेंट कर लेगा, इन पांचों जो मैंने चीज़ें बताई है इनको खास ध्यान रखिएगा अपने आंसर राइटिंग में, उसके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ओके। और मैंने कोशिश की है कि हर एक जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं मैंने इसमें बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ छूट गई होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊँ और वो बातें उसमें मैं कवर करा दूँ, ओके। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फीडबैक देते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं मेहनत करती हूँ उसका कुछ बहुत तो बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को हेल्प हो रही है आपकी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, ओके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।